तो सभी को याद है कि इस समय हमारा सेकंड चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स यानी राजा, किसान और नगर चल रहा है। और इसमें लास्ट क्लास तक हमने कई सारी बातों को डिस्कस किया था। अब जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उससे आगे चलेंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अभी तक तो बोर्ड में नहीं आया लेकिन कभी भी आ सकता है। हमने कल अशोक के बारे में पढ़ा था, सम्राट अशोक के बारे में, और हमने उसके धर्म जो उन्होंने धम्मा शुरू किया था उसकी विशेषताएं देखी थी। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बन सकता है वो ये है कि अशोक का साम्राज्य कितना विशाल था। वो हमने पहले भी देखा था कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर कलिंग, उड़ीसा तक, और ऊपर कश्मीर से लेकर तक्षशिला से लेकर नीचे कर्नाटक तक इतना विशाल, इतना लंबा चौड़ा उसका साम्राज्य था। तो इस इतने बड़े साम्राज्य को इकट्ठा करके कैसे रखता था? वरना तो इतना बड़ा साम्राज्य तो कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, कोई स्पेन से दूर होना चाहेगा, कोई स्वतंत्र होना चाहेगा राज्य। इन सबको वो जोड़ के कैसे रखता था? इतने बड़े साम्राज्य को इकट्ठा कैसे रखता था? तो इसके बारे में सवाल आ सकता। तो एक क्वेश्चन लिखो। अशोक के द्वारा मौर्य साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या उपाय किए गए? अशोक के द्वारा मौर्य साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या उपाय किए गए? अब इंग्लिश में, व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय अशोका, व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय अशोका to hold his empire together? What measures were taken by Ashoka to hold his empire together? To hold his empire together. तो ये क्या उपाय किए गए, इस पर अब हमारी सवाल है। तो कल, हालांकि मैंने ये बात कल बता दी थी लेकिन अलग से क्वेश्चन नहीं लिखवाया था, अब अलग से क्वेश्चन नहीं लिखवाया। तो दो उपाय किए थे। किसी को याद है? कल बताया था मैंने उसके दो उपाय। हाँ बता, क्या बताया? हाँ, वेरी गुड। पहला तो उपाय था मजबूत सैन्य शक्ति का निर्माण। मिलिट्री की पावर से उसने अपने पूरे साम्राज्य को एकत्रित करने का प्रयास किया था। और इसके लिए हमने बैठ जाओ, तो इसके लिए हमने बात की थी कि उसका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। उसकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने एक कमेटी बना रखी थी जिसकी 6 सब कमेटी थी, जिनमें अलग अलग थी। कोई नेवी को देखता था, कोई चैरियट्स को देखता था, कोई एलिफेंट, हॉर्स, फुट सोल्जर, कोई ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन को देखता था। इस तरह से उसने अपनी मजबूत सेना बनाई थी जिससे पूरा साम्राज्य एक रह सके। पहला उपाय तो ये था। और लक्ष्मी, दूसरा उपाय क्या था? दूसरा उपाय किसको याद है कल का? हाँ, ये बताएगा अनुराग, बताओ। सभी धर्मों को समान अधिकार। हाँ, उसने अपना धम्म का प्रचार किया। ठीक है, बैठ जाओ। तो अशोक ने जो अपना धम्म चलाया, उसके धम्म चलाने के पीछे भी उसका एक स्ट्रेटेजिक मूव था, उसका एक राजनीतिक एक तरह से कदम था कि इस धम्म के माध्यम से वो अपनी प्रजा के में शांति स्थापित करेगा, भाईचारा स्थापित करेगा, मेल जोल स्थापित करेगा। तो जब सब आपस में मिलकर रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, तो साम्राज्य टूटेगा ही नहीं और एक रहेगा। तो इन दो उपायों के द्वारा अशोक ने अपने साम्राज्य को इकट्ठा करने की रणनीति अपनाई। हाँ भाई नितिन, खड़ा हो जा। कौन से दो उपाय थे? मिलिट्री पावर का इस्तेमाल और दूसरा और धम्म का इस्तेमाल। तो ये दोनों उसने करके दिखाया। अब इतिहास पढ़ बैठो। तो इतिहास पढ़ने का फायदा क्या है? इतिहास पढ़ने का फायदा है कि जो पहले घटनाएं हो चुकी हैं उनसे सबक लेकर वर्तमान की परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाए। आज भी तो भारत में वही स्थिति है कि भारत इतना बड़ा लंबा चौड़ा साम्राज्य देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। तो इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े देश को इकट्ठा रखने के लिए
क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो समझदार शासक होता है, जैसे इस समय प्रधानमंत्री, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे भारत का शासक एक तरह से वही चलाते हैं शासक। तो अगर प्रधानमंत्री समझदार होंगे तो वो अपने देश को एकजुट रख सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि लगभग वही पॉलिसी, लगभग वही सारी नीतियां जो अशोक के समय में थी देश को एकजुट रखने के लिए, वो आज के प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही नीतियां चला रहे हैं। सबसे पहली बात, मिलिट्री पावर। तो आप देख सकते हो कि एक से एक नए नए से नए हथियारों का डेवलपमेंट कर रही है भारतीय सेना। रफाल जैसे आधुनिक जो विमान भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, वो वायुसेना को दिलवा दी है प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा और जो अग्नि जो मिसाइलें हैं, एक से एक महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं जो बहुत खतरनाक हैं और जो देश की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका विकास किया जा रहा है। सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है, सब तरह की चीज़ें दी जा रही हैं। तो एक जैसे अशोक ने अपनी सेना मजबूत बनाई थी, ऐसे ही वर्तमान प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और दूसरा, धम्म का प्रयोग। अशोक ने भी धम्म का प्रयोग करके देश को एकजुट रखने का प्रयास किया था। ये प्रधानमंत्री भी देश को एकजुट रखने के लिए राम मंदिर का निर्माण करके पूरे देश में एक सांस्कृतिक क्रांति करके सबको एकजुट कर रहे हैं। तो ये इतिहास पढ़ने का यही तो फायदा है कि जिस व्यक्ति को इतिहास की अच्छी जानकारी होगी, इतिहास की अच्छी समझ होगी, वो एक बेहतर शासक बन सकता है। इसलिए मुगलों के समय में भी इतिहास लिखने पर विशेष जोर दिया जाता था। मुगल शासक भी अपने इतिहास लिखवाते थे, अपने पूर्वजों का इतिहास लिखवाते थे, जिससे उन्होंने जो जो किया उस बातों को वो इस समय का शासक समझ सके और उसके अनुसार अपना शासन चला सके। तो इसलिए इतिहास की जानकारी इतिहास की केवल जानकारी नहीं, इतिहास की समझ बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी अच्छे शासक बनने के लिए। न केवल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को इतिहास की ज़रूरत है, बल्कि जो अधिकारी हैं, जो IAS है, PCS है, IPS है, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सबको भी इतिहास की समझ होना बहुत जरूरी है। तभी वो इतने बड़े देश पर अच्छा और कुशल शासन कर सकते हैं। इसलिए इतिहास की समझ का विकसित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये कल हमने सब डिस्कस कर लिया था, आज उसका एक तरह से रिकैप था। अब उससे आगे चल रहे हैं। तो अब पेज नंबर 34 पर 3.3, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर, यानी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इस पर अब विचार करना जरूरी है। तो एक प्रश्न लिख लो, मौर्य साम्राज्य के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मौर्य साम्राज्य के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन the importance of Mauryan Empire. Critically examine the importance of Mauryan Empire. मौर्य साम्राज्य के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो अब सवाल यह है कि आलोचनात्मक परीक्षण यानी क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है। इसका मतलब होता है कि पहले उसकी बात बताई जाए कि क्या महत्व था, और फिर बताया जाए कि उसमें क्या क्या अभी भी कुछ कमियां हैं। तो इन दोनों बातों को जब बताया जाता है तो उसे कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन, यानी आलोचनात्मक परीक्षण। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, यानी इस प्रश्न को दो भागों में लिखा जाएगा। पहले हम उसका महत्व बताएंगे मौर्य साम्राज्य का, और फिर उसका आलोचनात्मक यानी उसकी कुछ क्रिटिसिज्म बताएंगे, उसकी कुछ कमियां बताएंगे। तो सबसे पहले तो कि महत्व क्या है। जैसा हमें पता ही है कि जब मौर्य साम्राज्य के बारे में इतिहासकारों ने इतिहास का पुनर्निर्माण करना प्रारंभ किया, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, भारत औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। तो जो भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार थे वो ये दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत बहुत समृद्ध था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि भारतीय अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, पिछड़े हुए हैं, इन्हें अपना शासन चलाना नहीं आता। ये तो भगवान की कृपा है कि हम आ गए इनका शासन करने, और हमने पूरी भारत को एक करके बड़ा बना दिया, वरना ये तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, आपस में लड़ते रहते थे, इन्हें क्या अपना शासन चलाना आता। अंग्रेज भारतीयों का मोरल तोड़ने के लिए, अंग्रेज भारतीयों का उनका जो उत्साह है, स्वाभिमान है, वो तोड़ने के लिए इस तरह की थ्योरी पेश करते थे।
कि भारतीयों को अपना शासन चलाना नहीं आता, इन्होंने कभी साम्राज्य नहीं बनाया, ये तो अनपढ़ लोग हैं, हमने आकर इनको सिखाया कि कैसे शासन चलाया जाए, हम हैं तो इसलिए भारत को एक कर रखा है, इनसे पहले कभी भारत एक नहीं था। ये झूठी जो थ्योरी अंग्रेज जानबूझ के पेश करते थे ताकि भारतीयों का स्वाभिमान खत्म हो जाए, लेकिन उनके इस चाल को भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने समझ लिया और अब वो ऐसी खोज में थे कि कोई ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसमें बहुत अच्छा प्रशासन चलता था। तो जब उनको मौर्य साम्राज्य जब उसने जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख पढ़ लिए और बताया कि उस समय इतना बड़ा साम्राज्य था, मौर्यों का साम्राज्य था और उसमें इतना बेहतर प्रशासन चलता था, तो ये बात राष्ट्रवादी इतिहासकारों को, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को बहुत अच्छी लगी कि अब अंग्रेजों के इस झूठ को तोड़ने के लिए हमारे पास एक सबूत आ गया है कि हम दिखाएंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में बहुत अच्छा प्रशासन के तौर पर चलता था। तो इसलिए उन्होंने मौर्य साम्राज्य को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि देखो हमारे यहाँ एक अशोक था, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था, उसमें इतना अच्छा प्रशासन चलता था, उसकी मिलिट्री इतनी अच्छी थी, उसमें ऐसे मिलिट्री प्रशासन चलता था। ये सब उन्होंने जानबूझ के दिखाया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि मौर्य साम्राज्य बड़ा महान था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों के उस झूठे नैरेटिव, उस झूठे कथानक को तोड़ना। तो इसलिए उन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से बनाया। उन्होंने दिखाया कि देखो जो मौर्यन स्कल्पचर है, जैसे हमने अशोक स्तंभ देखा, मौर्य साम्राज्य की जो मूर्तियां देखी, उन मूर्तियों में, उन स्कल्पचर में, उस अशोक स्तंभ में दिखाया कि देखो ये कितने राजसी वैभव वाली मूर्तियां बनाते थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, बिल्कुल वैसे जैसे रोमन साम्राज्य और दूसरे बड़े बड़े साम्राज्यों बनी थी। तो यानी मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छा था, बड़ा विशाल था, बड़ा समृद्ध था, बड़ा वैभवशाली था। ये उन्होंने पेश करने की कोशिश की राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। इसलिए कहा कि भाई मौर्य साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने फिर जैसे रोम के सम्राट बड़े बड़े महान हुए, उनको यूरोप वाले बड़े गर्व से पेश करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों को लगा कि हम अपने कौन से सम्राट को गर्व के साथ पेश करें। तो उन्हें अशोक दिखाई दिया। उन्होंने कहा देखो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि वो कितना मेहनती था, वो कितना योग्य था और कितना हम्बल था, कितना विनम्र था, अपने प्रजा का कितना ध्यान रखता था, उसकी कितनी चिंता करता था कि वो खम्भों पर, स्तंभों पर, अभिलेखों पर लिखवा के अपने प्रजा को बता रहा है कि तुम ऐसा करो, अपने अधिकारियों को आदेश दे रहा है कि तुम प्रजा की भलाई के लिए ऐसा करो। तो कितना महान सम्राट था हमारे पास, जो रोमन सम्राटों से भी बढ़कर था। ये जानबूझकर दिखाने की कोशिश की राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, ताकि अंग्रेजों के झूठे नैरेटिव को तोड़ा जा सके। तो ये इस वजह से मौर्य साम्राज्य को महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। तो यानी जो कुछ अभी मैंने बताया वो आपको पेज नंबर 34 का जो 3.3 है उसका पहला पैराग्राफ जो है वो सब इस बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये था महत्व मौर्य साम्राज्य। अब इसका दूसरा पार्ट शुरू होगा, क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण। यानी अब हमें उसकी आलोचना करनी है कि जितना बढ़ा चढ़ाकर मौर्य साम्राज्य को दिखाया गया है उतना महत्वपूर्ण भी नहीं था, इसमें कुछ कमियां थी, अब ये बताना है। तो इसका उत्तर पेज नंबर 35 में जो पहला पैराग्राफ है उस पर मिलेगा। 3 कमियां बता रखी है मौर्य साम्राज्य, 3 कमियां बता रखी है मौर्य साम्राज्य की कि जितना बढ़ा चढ़ा के इसे दिखाया है बहुत महत्वपूर्ण था, उतना था भी नहीं। तो क्या 3 कमियां हैं इसी पैराग्राफ में लिखी हैं। पहली कमी इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि पहली कमी तो ये थी भाई कि मौर्य साम्राज्य कुल मिलाकर 150 ईयर्स ही जीवित रहा और भारत के 5000 साल से भी ज्यादा के इतिहास में 150 साल तो कुछ भी नहीं होता। मौर्य साम्राज्य को हम महान तब मानते जब ये कम से कम 600-700 साल तो रहता। ये तो केवल 150 साल में खत्म हो गया, तो काय का महान है। एक तो ये कमी बताते, नोट करते जाओ तुम्हारी किताब में। एक तो 150 साल ही रहा, ये पहली बात उन्होंने बताई कि भाई ये पहली कमी तो ये है। और दूसरी कमी क्या बताई? दूसरी कमी बताई कि महान साम्राज्य तो बहुत विशाल होता है, लेकिन ये तो भारत के पूरे क्षेत्र में भी शामिल नहीं था। यानी
मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं था, दक्षिण के राज्य तो मौर्य साम्राज्य से बाहर ही थे, पूरे भारत पर भी इसका शासन नहीं था, काय का मान है। ये दूसरी कमी बताई जाती है, लिखा हुआ है सब इसी में किताब में जहां पर जो होते। तो दूसरी कमी ये बताते हैं कि ये इसके अंतर्गत तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप भी नहीं आता था, दक्षिण के राज्य तो भारत मौर्य साम्राज्य से बाहर ही थे, फिर काय का मान था। और जो तीसरी कमी बताई जाती है वो ये कि मौर्य साम्राज्य यानी कोई भी साम्राज्य तब महान होता है जब उसके नियम कानून पूरे साम्राज्य में एक समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन हमने पहले भी देखा था कि मौर्य साम्राज्य के नियम कानून पूरे साम्राज्य में एक समान रूप से लागू नहीं होते थे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के कानून और नियम चलते थे। ये बात भी मैंने पहले बताई। कड़ाई से शासन तो केवल 5 राजनीतिक केंद्रों में चलता था, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, तोसाली, स्वर्णगिरी। बाकी जगह पर तो ढीला ढाला शासन था। एक महान साम्राज्य तो वो होता है जिसमें दूर दूर के क्षेत्रों में भी बिल्कुल वही कानून चले जो राजधानी में चलते थे। तो इसलिए भी ये कोई खास मान नहीं। तो 3 इसकी कमियां भी बता। तो इन दोनों को मिलाकर ये उत्तर लिखना है। पहले बताना है कि इसको महत्वपूर्ण क्यों बताया, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अंग्रेजों के नैरेटिव को तोड़ने के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया। और फिर इसकी कमियां बता दी कि 3 कमियां थी, केवल 150 साल रहा, पूरा भारत भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं था, और इसके जो नियम कानून थे वो एक समान रूप से पूरे साम्राज्य में नहीं चलते। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न के उत्तर को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं उससे आगे, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 है फोर्थ, जहाँ हमारा 4th सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। और हाँ, इससे पहले जो इसमें किताब में जो आपको बॉक्स दे रखे हैं, जैसे 34 पर भी एक बॉक्स दे रखा है, 35 पर भी एक बॉक्स दे रखा है, इन बॉक्सेस को बार बार पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसमें कोई एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसको पढ़ने के बाद तुम्हें उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो 31, 32, 33 में 3 पैराग्राफ आएंगे और उन पैराग्राफ को पढ़ के फिर तुम्हें उस पर आधारित प्रश्न देने होंगे। इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो वो पैराग्राफ कहाँ से आते हैं? तो ये जो तुम्हारी किताब में जो बॉक्स दिए होते हैं, इन बॉक्स को ही पैराग्राफ के रूप में पेपर में लिखा जाता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसा मैं बार बार बताता रहा हूँ, पहले तो ऐसा होता था कि जो प्रश्न पूछे जाते थे वो उसका उत्तर उसी पैराग्राफ में से मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब जब तुम इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, समझोगे और किताब के मेन टेक्स्ट से उसके संबंध को समझ पाओगे, तब तुम उन प्रश्नों के उत्तर लिख पाओगे। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ही ये होता है जिसमें रटे रटाए उत्तर नहीं चलेंगे, बल्कि अपने दिमाग से सोच समझ के तुम्हें जो तुमने अब तक सीखा है उन सब का प्रयोग करके जब तुम उत्तर दोगे सोच समझ के, उसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसलिए ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है उनके उत्तर अब केवल पैराग्राफ पढ़ के, जो किताब जो प्रश्न में दे रखा है पैराग्राफ, केवल उसे पढ़ के नहीं मिल पाएगा। उस पैराग्राफ को किताब के की जो मेन टेक्स्ट है उससे जोड़कर जब तुमने समझा है तब तुम उस प्रश्नों के उत्तर देख पाओ। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें पेज नंबर 35 के जो पैराग्राफ दे रखा है, कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी, यानी सेना के लिए हाथी पकड़ो, है ना। तो हमने देखा था मगध शक्तिशाली क्यों बन गया था, उसके अनेक कारण थे और उन एक कारणों में यह था कि मगध की सेना को बड़े पैमाने पर हाथी मिल जाते थे झारखंड के जंगलों से। तो यानी अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए मगध के सेना हाथियों को पकड़ती थी और उनको पालतू बनाकर अपनी सेना में इस्तेमाल करती थी। तो इसलिए हाथी पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो जंगलों से हाथी कैसे पकड़े जाते थे इसके बारे में अर्थशास्त्र में एक मेंशन किया हुआ है, वही आपको यहाँ सोर्स के तौर पे दे रहा है। तो ये मान लो ये का यही पैराग्राफ पेपर में आ गया, लेकिन सवाल जो है वो केवल जो पैराग्राफ में लिखा है, जो इस बॉक्स में लिखा है, केवल इससे नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि इससे रिलेटेड कोई भी दूसरी बात वो पूछ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है द अर्थशास्त्र लेज डाउन
माइन्यूट डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा है सब। प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। तो अब वो इस पैराग्राफ में तो कहीं नहीं लिखा कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, लेकिन जो तुम्हारी किताब है उसमें लिखा है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। तो मुस्कान तू बता, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कल ही बताई थी हमने बात, कल नहीं आएगी तो इसमें मेरी गलती है। और वीडियो इसलिए भेजा था कि तू वीडियो देख ले। हाँ भाई, तू बता भाई सूरज। आचार्य चाणक्य थे, चाणक्य या कौटिल्य। आगे से कोई मुझे ये ना कहते कि मैं कल नहीं आया था, तुम नहीं आए थे, तुम्हारी गलती है। और इसीलिए मैं साथ साथ क्लास का वीडियो बनाकर भी भेज देता हूं कि जो नहीं आया वो वीडियो देख लो ढंग से, बैठ जाओ। तो अब समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछा है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ के थोड़ी पता चल जाएगा अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। पैराग्राफ के साथ जब तुमने किताब भी पढ़ी होगी तब पता चलेगा कि इस अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। ऐसे प्रश्नों को कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 जो है, इन तीनों क्वेश्चन को समझने के लिए, इन क्वेश्चन में पूरे मार्क्स लेने के लिए जरूरी है कि तुम किताब में दिए गए सारे बॉक्सेस को ध्यान से पढ़ो और उनको किताब के मेन टेक्स्ट से जोड़कर समझो, तब तुम उन प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। जैसे मैंने यहाँ बिल्कुल क्लियर उदाहरण दे दिया कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है और पूछ लिया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। पैराग्राफ में ये नहीं लिखा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के बारे में तो लिखा है कि अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, लेकिन अर्थशास्त्र को लिखा किसने, ये पैराग्राफ में नहीं लिखा, वो किताब में लिखा है। तो जब तुम उन दोनों को जोड़ के समझोगे तब तुम उस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। तो इसलिए सारी जो पैराग्राफ, जो सारे जो बॉक्स हैं किताब में, उन सबको बहुत ध्यान से सभी को पढ़ना है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 35 पर, 4th सेगमेंट पर, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, यानी राजत्व के नए जो प्रतीक है, सिद्धांत है, उनके बारे, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब तक मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मौर्य साम्राज्य मुख्यतः उत्तर यानी नॉर्थ इंडिया और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वगैरह तक फैला हुआ साम्राज्य, तो मुख्यतः उत्तर नॉर्थ का साम्राज्य था। अब इस 4th सेगमेंट में हम जरा चल रहे हैं साउथ में। साउथ इंडिया में उस समय क्या हो रहा था, उस समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, अब हम इस पर विचार करने जा रहे हैं। तो साउथ इंडिया में या मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में या नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मौर्य साम्राज्य के अलावा भी कुछ अलग शासक थे। अब उनके बारे में पढ़ना है सेगमेंट 4। तो सब अपनी कॉपी में इस तरह से बना लो और यही हेडिंग डाल दो, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप यानी जो हेडिंग है वही, जो किताब की हेडिंग है वही। तो इस सेगमेंट 4 में हम भारत के 3 हिस्सों की बात करेंगे। इस सेगमेंट 4 में हम भारत के 3 हिस्सों की बात करेंगे जो मौर्य साम्राज्य से अलग थे। सबसे पहले हम चलेंगे तमिलकाम क्षेत्र में। तमिलकाम, अब यह पता होना चाहिए कि तमिलकाम कौन सा क्षेत्र है। तमिलकाम क्षेत्र में आते थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर कहा जाता था तमिलकाम क्षेत्र। तो इसे हम कहेंगे तमिलकाम क्षेत्र। इस तमिलकाम क्षेत्र में कौन कौन से लोग थे जो शासन कर रहे थे। अब इसको समझने के लिए हमें एक बात और देखनी है। मौर्य सम्राट तो पूरा सम्राट था, बड़ा राजा होता था, सम्राट होता था, लेकिन जो साउथ इंडिया में शासक थे वो कहलाते थे हमारे चीफ्स, यानी सरदार। यानी वो पूरे राजा नहीं होते थे, वो चीफ होते थे, सरदार होते थे, अपने समूह के एक तरह से लीडर होते थे। और उनकी जो राज्य होता था उसे राज्य ना कह के सरदारी कहते थे, चीफडम कहते थे। तो चीफ और चीफडम,
राजा में और चीफ में, किंग में और चीफ में अंतर है। किंग टैक्स लगाता है, टैक्स सबको जबरदस्ती देना ही पड़ता है, और चीफ जो है वो टैक्स नहीं लगाता, बल्कि उसके समर्थक उसे भेंट देते, ट्रिब्यूट देते, गिफ्ट देते। और राजा के पास एक स्टैंडिंग आर्मी होती है, हमें यानी परमानेंट आर्मी, जिसको सैलरी दी जाती है, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयारी करती है और कोई काम नहीं करती। जबकि चीफ के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती। तो चीफ के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती है, बल्कि उसके पास मिलिशिया होती है, नागरिक सेना होती है। यानी उसके समर्थक कोई किसानी का काम कर रहा है, कोई शिल्पकारी का काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई पशुचारण कर रहा है, और फिर जब युद्ध होता है तो सब अपने अपने काम छोड़ के सैनिक बनकर अपने चीफ के साथ लड़ने चलते हैं। तो ऐसी सेना जो स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती, जो परमानेंट आर्मी नहीं होती, बल्कि वैसे तो आम समय में तो नॉर्मल टाइम में तो अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं, युद्ध के समय सैनिक बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं मिलिशिया यानी नागरिक सेना। तो चीफ के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती, सरदार के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती, बल्कि मिलिशिया होती है। तो राजा और सरदार में ये अंतर है। क्या क्या अंतर बताया मैंने? दो अंतर इंपॉर्टेंट। राजा टैक्स लेता है और सरदार ट्रिब्यूट लेता है, गिफ्ट लेता है, उपहार लेता है, भेंट लेता है। और राजा के पास स्टैंडिंग आर्मी होती है, स्थायी सेना होती है, और सरदार के पास मिलिशिया होती है, नागरिक सेना। तो इन दो अंतरों को जानने के बाद अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो तमिल काम का क्षेत्र था, उसमें राजा नहीं थे, सरदार थे, चीफ थे, और उनका जो क्षेत्र था जिस पर वो शासन करते थे वो किंगडम नहीं कहलाता था, बल्कि चीफडम कहलाता था, वो सरदारी कहलाता था। तो हमें बताना कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला का जो क्षेत्र था तमिल काम, वहाँ कौन कौन से सरदार थे? तो वहाँ थे चोलास थे, यानी चोल सरदार थे, चोल थे, और कौन से थे? पांड्यास थे, और कौन थे? चेर थे। चेर जो थे केरल के। चोला और पांड्या, चोला नॉर्थ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के थे, पांड्या साउथ तमिलनाडु के थे, और चेर जो थे वो केरल। ये लिख लो तभी तो याद रहेगा। चोला कहाँ थे? नॉर्थ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पांड्या कहाँ के थे? साउथ तमिलनाडु। और चेरा केरल। तो इस तरह से हमने ये तमिल काम में देखा कि तमिल काम में क्या होता था। ये सब याद रखना जरूरी है। इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे भी बना के सीबीएसई पूछ सकती है, और जो सीयूईटी का पेपर है उसमें कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो एक तो हमने तमिल काम के बारे में सवाल समझा। अब चलते हैं जरा वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया यानी पश्चिमी और मध्य भारत, पश्चिमी और मध्य भारत। वहां कौन थे? वहां किसका शासन था? किताब में देखो, वहां किसका शासन था? देखो जल्दी से, वहां किसका शासन था? वहां शासन था सातवाहनों का, सातवाहनास। और ये पेपर में क्वेश्चन आया था सीबीएसई में 1 नंबर का, सातवाहनों का शासन भारत के कौन से हिस्से में था? तो कहा था वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, पश्चिमी और मध्य भारत। तो इस तरह से हमने सातवाहनों के बारे में देख लिया। अब जरा चलते हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया। यहां किसका शासन था? जरा देखो, यहां किसका शासन था? यहां था शाकाज का,
शाखा या शाखा भी कह सकते हैं। ज्येष्ठ कहते हैं शक, हिंदी में कहते हैं शक, शकों का शासन था। शक जो थे वो सेंट्रल इंडिया, मध्य एशिया से आए थे, बाहर के लोग थे और उन्होंने भारत में आकर अपना शासन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में स्थापित किया। चौक निकालो, चौक निकालो। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में उनका शासन था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वे शकों का शासन था। जो शक थे और जो सातवाहन थे उनका ओरिजिन ऑब्सक्योर है, मतलब उनके मूल रूप से वो कौन सी जाति के थे, कौन से वर्ण के थे, कौन से धर्म के थे, इसके बारे में कोई खास, हाँ भाई पीछे बात ना हो, ध्यान सुन लो। तो वो कौन सी जाति के थे, कौन से धर्म के थे, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। किसके? सका और सातवाहनों के बारे में। लेकिन जब एक बार वो शासक बन गए तो उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म, वैदिक धर्म के मुख्य पूजा मतलब अनुयायी होने के तौर पे अपने आप को पेश किया और सारी हिंदू धर्म की भारतीय जो धर्म है उसको निभाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरा दिखावा। तो यानी बाहर के जो लोग आए थे, सेंट्रल इंडिया से आए थे शक, लेकिन वो यहाँ के भारतीय बन गए, भारत में हिंदू बन गए, सनातनी बन गए और उन्होंने विष्णु पूजा और सारी जो भारत में परंपराएं वो सब खो। तो बाहर से आने वाले लोग भारत की संस्कृति में घुल मिल गए, इसलिए वो भारत के ही हो गए, फिर वो अलग कभी नहीं रहे, शक लोग। तो इस तरह से आपने ये देखा। अब एक बात आपसे और पूछी जा सकती है, वो ये, जैसा मैं बार बार बताता हूँ कि इतिहासकार और उपन्यासकार में अंतर होता है। उपन्यासकार तो अपनी कल्पना से कुछ भी लिख सकता है, अपनी कुछ भी इमेजिनेशन करके कोई भी कहानी लिख सकता है, लेकिन इतिहासकार को इतिहास लिखने के लिए कुछ स्रोतों की जरूरत होती है, हिस्टोरिकल सोर्सेस की जरूरत होती है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि हम तमिल काम में जो थे, चोल थे, पांड्या थे, चेर थे, इनका इतिहास जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत है? किताब में देखो क्या स्रोत है हमारे पास, कहाँ से हम इनका इतिहास जानते हैं, चोलों का, पांड्यों का, चेरों का। तो इनका इतिहास हमें पता चलता है संगम लिटरेचर से, संगम साहित्य से। तमिलनाडु के में 3 अलग अलग बड़े बड़े साहित्यकारों के, लेखकों के सम्मेलन हुए जिसे संगम कहते थे, और वहाँ सम्मेलनों में जो साहित्य रचा गया, जो लिटरेचर क्रिएट हुआ, उसको ही हम संगम लिटरेचर कहते हैं। उस संगम लिटरेचर में हमें इन सब के बारे में पता चलता है, चोलों के बारे में, पांड्या के बारे में, चेरों के बारे में। तो यानी तमिल काम का इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? संगम साहित्य, संगम लिटरेचर। समझ में आ गई बात? अब इसके अलावा ये हम देख सकते हैं कि जो हमारे एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है वो ये है कि सातवाहन का शासन कब से कब तक था? लिख लिया करो फटाफट, हाथ क्या। सातवाहनों का शासन हिंदी में भी लिख लिया करो, जो इंग्लिश भाई एक बार को बार बार एक ही दो भाषाओं में रिपीट करने से टाइम खराब होता है, क्योंकि ये तो क्लास नोट है, तो हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख लिया करो फटाफट। तो सातवाहनों का शासक कब से कब तक था? 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE। तो लक्ष्मी कुल कितने साल हो गए? 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE तक कुल कितने साल हो गए? 400 साल। वेरी गुड। तो 400 सालों तक इनका शासन रहा। जो हमारे कौन थे? सातवाहन। और एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि जो सातवाहन है और जो शक है, ध्यान से सुनो और नोट कर लिया करो। जो सातवाहन है और जो शक है, उनके लिए रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या था? यानी उनको टैक्स या पैसा मुख्य रूप से कहां से मिलता था? देखो जरा किताब में लिखा, सातवाहनों और शकों को कहां से पैसा मिलता था? रेवेन्यू, राजस्व कहां से मिलता था?
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लंबी दूरी के व्यापार से। लंबी दूरी के व्यापार पर ये टैक्स लगाते थे, इससे ये बहुत समृद्ध हो गए थे, बहुत टैक्स मिलता, बहुत पैसा मिलता। ये लिख लिया तूने? हाँ भाई फातिमा, ये सब बातें याद रहनी चाहिए। एग्जाम में, CUT में, CBSE में, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम, तो ये सारी बातें याद रखनी है और फटाफट लिख लिया करो जैसे मैं बताया करूं। तो यहां तक की बात अब क्लियर हो गई। अब पेज नंबर 36 पे आ रहे हैं हम। पेज नंबर 36, 4.2 डिवाइन किंग, दैवीय राजा। डिवाइन किंग यानी दैवीय राजा। तो अब सवाल ये है हमारे सामने कि अब बड़े बड़े यानी मौर्यों के बाद जो जिसे हम कहते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्यों के बाद का युग जिसे हम कहते हैं, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमें दो तरह के शासकों, दो तरह के शासन वंशों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने अपना महत्व जनता में स्थापित करने के लिए अपने आप को भगवान का दूत, अपने आप को भगवान के अवतार के रूप में पेश करने की कोशिश की। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने डिवाइन किंगशिप की थ्योरी एस्टैब्लिश की। भाई राजा भी आदमी है और प्रजा का जो किसान है, मजदूर है, जो शिल्पकार है, आम व्यक्ति है, वो भी आदमी है, इंसान ही है दोनों। तो वो इंसान जो है, वो आम आदमी जो है, वो किसान जो है, वो जो मजदूर जो है, वो शिल्पकार जो है, वो दूसरे इंसान राजा की बात क्यों माने? भाई ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ये कौन सा कोई मेरे से वो बड़ा होशियार है, ज़्यादा पढ़ा है, मैं क्यों मानूँ इसकी बात? तो राजाओं ने एक टेक्निक सोची, एक युक्ति सोची कि लोगों के मन पर अपना प्रभाव कैसे जमाया जाए जिससे कोई हमारे सामने सर उठाने की हिम्मत ही ना कर पाए। उसको मन से इतना दबा दो कि वो हमारे सामने कभी खड़ा ही ना हो पाए। तो उन्होंने अपने आप को भगवान के अवतार के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। ये दिखाया कि राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, ये स्वयं भगवान की छाया होता है, स्वयं भगवान का रूप होता है। इसलिए इसके सामने बोलना, इसका खिलाफ बोलना, भगवान के खिलाफ बोलना है। इसलिए ये जो कह रहा है चुपचाप मानते रहो, भगवान का आदेश है। इस तरह से राजाओं ने अपना प्रभाव लोगों के मन में स्थापित करने के लिए अपने दैवीय रूप को प्रदर्शित करने की कोशिश की, डिवाइन किंगशिप की थ्योरी पेश करने की कोशिश की। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए हम दो वंशों, दो राजाओं का के बारे में पढ़ेंगे इस 4.2 जो सेगमेंट है उसमें। एक तो पढ़ेंगे हम कुषाणों के बारे में, ये हेडिंग डाल दी तुमने 4.2 डिवाइन किंग्स, दैवीय राजा। 4.2 दैवीय राजा। हाँ भाई, वो दिव्या जल्दी से साफ करो, और कल से यहां पर डस्टर होना चाहिए। तो अब हमने ये देखा कि इतनी देर लग रही है भाई तेरी, जल्दी कर दे से। तो हमने ये देखा कि जो राजा थे उन्होंने डिवाइन किंगशिप की थ्योरी पेश की, और इस डिवाइन किंगशिप की थ्योरी में अबे और कोई आके साफ कर दो इस ना। और अब तेरे पास अगर कल से डस्टर नहीं हो तो ये क्लास से बाहर कर दिया जाए। आवाज बंद हो जाए। तो अब हम ये हेडिंग डाल दी डिवाइन किंग्स। तो डिवाइन किंग्स के बारे में हम दो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, दो वंशों के बारे में पढ़ेंगे। एक है कुषाणास,
कुशानास, और दूसरे हैं गुप्ता, गुप्तास यानी गुप्त शासक। कुशानों में सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो था कनिष्क, और कुशान भी सेंट्रल इंडिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मतलब जो आज के उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो एरिया है वो सब मध्य एशिया का, और भी बहुत सारे जो वो मध्य एशिया का यानी सेंट्रल एशिया का एरिया कहलाता है। ये सब वहीं से आए थे। शक भी वहीं से आए थे, कुशान भी वहीं से आए थे, लेकिन ये सब भारतीय संस्कृति आकर भारत में आकर भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए, हिंदू बन गए, इसलिए इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं। तो ये जो कुशान थे उनमें सबसे प्रसिद्ध था कनिष्क, और उसने अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कई उपाय किए, जिनमें से 2 उपाय तुम्हारी किताब में दे रखे। जरा पेज नंबर 36 और 37 इन दोनों को ध्यान से देखो। 36 पर सबसे नीचे सिक्के के 2 पहलू का चित्र दे रखा है। ये जो कुशानों के किसानों का जो कॉइन होते थे, कुशानों के जो सिक्के होते थे, उसका यहाँ पर चित्र, आगे पीछे का चित्र दे रखा है। तो आप देख रहे हो कि जो सिक्के का ऊपर का चित्र है उसमें किंग कनिष्क, सम्राट कनिष्क दिखा रहा है, और उसी सिक्के के पीछे का जो चित्र है उसमें देवता का चित्र है। तो इसका मतलब सम्राट कनिष्क दिखा रहा है कि मैं देवता के समान हूं। सम्राट कनिष्क दिखा रहा है मैं देवता के समान हूं, ताकि लोगों के मन में ये बैठ जाए कि राजा भगवान का रूप होता है, इसके खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते, जो ये कह रहा है चुपचाप मानते। तो एक तो इस तरह से सिक्कों के द्वारा उन्होंने अपने डिवाइन किंगशिप को स्थापित करने की कोशिश की, और दूसरा राजाओं ने अपनी बड़ी बड़ी आदमकद मूर्तियां बनवाई, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई, जिसको देखकर ही लोगों के मन में तुरंत भक्ति भाव पैदा हो जाए कि अरे कितना महान राजा, भगवान के समान है, इसकी बात मानो। ऐसी एक मूर्ति मथुरा के म्यूजियम में रखी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में, जिसका चित्र 37 पेज पर दे रखा है। उसका सिर तो टूट गया क्योंकि बहुत पुरानी है, लेकिन बाकी मूर्ति देखकर पता चल रहा है कितनी भव्य विशाल बनाई गई। ये किसकी मूर्ति है? ये भी कुशान किंग का एक सैंडस्टोन स्कल्पचर है, बलुआ पत्थर से बनाई गई मूर्ति है, कुशान राजा। तो इस तरह से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाकर, और सिक्कों पर अपने आप को देवता के रूप में दिखाकर कुशानों ने लोगों के मन में ये भावना पैदा करने की कोशिश की कि राजा भगवान की प्रतिछाया होती है, भगवान का रूप होता है, उसके सब आदेश को मानना जरूरी है क्योंकि वो भगवान का आदेश है। और अपनी बात को और ज़्यादा सिद्ध करने के लिए, लोगों के मन में ये छाप बिठाने के लिए कि राजा जो है वो भगवान है, ये दिखाने के लिए कुशान राजाओं ने उपाधि, टाइटल ग्रहण किया, और वो टाइटल था देवपुत्र, यानी वो अपने आप को देवपुत्र कहते थे। देवपुत्र मतलब सन ऑफ गॉड। वो कहते थे भाई हम देवपुत्र हैं, भगवान के बेटे हैं, इसलिए हमारी बात सबको मानते हैं। तो इन 3 उपायों से कुशानों ने डिवाइन किंगशिप स्थापित करने की कोशिश की, और ऐसा करते समय कुशानों ने प्रेरणा कहां से ली? कुशानों ने प्रेरणा ली चीन के सम्राटों से, क्योंकि चीन के सम्राट अपने आप को सन ऑफ हेवन यानी स्वर्ग के बेटे कहते थे। तो चीन के सम्राट अपने आप को स्वर्ग के बेटे कहते थे, सन ऑफ हेवन कहते थे। तो उसी से देखा देखी कुशानों ने अपने आप को देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड कहना शुरू किया, और अपने देवत्व रूप को दिखाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े अपनी मूर्तियां बनवाई, जैसा कि उदाहरण आपको पेज में दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 37 पर। और साथ ही उन्होंने सिक्के जो ढाले, जो कॉइन्स बनवाए, उन कॉइन्स में एक तरफ अपना चित्र और उसके पीछे देवता का चित्र, यानी हम देवता के रूप में ये दिखाने की कोशिश की।
इस तरह से डिवाइन किंगशिप की थ्योरी भारत में डेवलप होने लगी। तो ये तो उदाहरण है कुषाण। अब बात करते हैं गुप्तास की। गुप्ता साम्राज्य में भी जो राजा को देवता के रूप में दिखाने का प्रयास किया, राजा को देवता के रूप में दिखाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने दरबार में बड़े बड़े कवि रखे और वो कवि अपने राजा की प्रशंसा में रचनाएं करते थे, कविताएं करते थे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखते थे और उन ग्रंथों में और उन प्रशस्तियों में वो अपने राजा की तुलना भगवान से, देवता से करते थे। उसकी इतनी प्रशंसा करते जैसे पूरा भगवान ही है। तो जब उन कविताओं को, जब उन ग्रंथों को, जब उन इंस्क्रिप्शंस को, जब उन अभिलेखों को आम जनता पढ़ती थी तो उसके मन में ऐसा रूप आता था कि भाई ये तो सीधा भगवान, पूरा भगवान ही हमारा राजा, इसके सामने तो कुछ बोल ही नहीं सकते, तो भगवान जो कह रहा है वो भगवान का याद है। तो इस तरह से गुप्ताओं ने प्रशस्तियां लिखवाई। तो इसका एक उदाहरण भी तुम्हारी किताब में दे रखा है। समुद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध कवि था हरिशेण, दरबारी कवि। लिख लिया करो फटाफट, किताब में देखो साथ साथ और कॉपी में लिखो। इस तरह से लिखो। यहाँ पर कुषाणों ने क्या टेक्निक अपनाई? कुषाणों ने अपने आप को देवता के रूप में दिखाने के लिए क्या टेक्निक अपनाई? सबसे पहले उन्होंने कॉइन्स ऐसे बनवाए, फिर उन्होंने स्कल्पचर यानी मूर्तियां, कोलोसल स्कल्पचर्स बनवाए और फिर अपने आप को देवपुत्र के रूप में परिभाषित किया। अपने टाइटल ऐसे लिए, देवपुत्र टाइटल, अपनी उपाधियां ली कि हम तो देवता के बेटे। इस तरह से उन्होंने अपने आप को देवता के रूप में, भगवान के रूप में दिखाई कोशिश। और गुप्तों ने उन्होंने प्रशस्ति लिखवाई, यानी यूलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं यूलॉजी, यानी किसी की प्रशंसा में लेख लिखना, कविता लिखना, उसकी तारीफ करना, ये कहलाता है यूलॉजी। और हिंदी में या संस्कृत में कहते हैं प्रशस्ति। तो प्रशस्तियां लिखवाई उन्होंने, प्रशस्ति। और इसका एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है प्रयाग प्रशस्ति, यानी जो प्रयाग है, जो पहले इलाहाबाद जिसे कहते थे प्रयाग कह रहे हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति। पहले भी उसका नाम प्रयाग था, बाद में अकबर ने बदल के उसका नाम इलाहाबाद कर दिया और फिर दोबारा जो योगी जी की सरकार ने दोबारा से उसका नाम रख दिया प्रयाग। उसका मूल नाम तो प्रयाग था। तो प्रयाग में एक लेख मिला है, प्रयाग में एक लेख मिला है, एक खम्बा मिला है और उस पर ये, हालांकि वो था वो अशोक का इंस्क्रिप्शन। प्रयाग में जो खम्बा है वो अशोक का द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बाद में जो सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक है, गुप्त में से, वो है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेण ने उसकी प्रशंसा में कि वो कितना महान है, कितना देवता जैसा है, एक कविता लिखी और उस कविता को, उस प्रशस्ति को उस प्रयाग के जो खम्बा है उस पर लिखवाया गया। तो उसी को प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। तो उस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तारीफ की गई। तो उन तारीफों से ऐसा लगता था कि देवता, राजा जो है देवता का रूप है। तो इन तरीकों से राजाओं ने अपने आप को देवता के रूप में, भगवान के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया ताकि लोगों के ऊपर उनका बहुत प्रभाव जमे। तो यहाँ प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिशेण। ये सब याद लिख लो यहाँ पर, हरिशेण। और हरिशेण किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ये सब लिख लो यहीं पर, जो भी ये चार्ट बनाया है इसमें। और इन सब पर सवाल आता है एग्जाम में, सीयूईटी में भी, सीबीएसई में। अब एक और क्वेश्चन, एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि कुषाणों का इतिहास जानने के स्रोत क्या है? जल्दी लिख लिया करो फटाफट। कुषाणों का इतिहास जानने के स्रोत क्या है? कॉपी में लिखो फटाफट। कुषाणों का इतिहास जानने के स्रोत क्या है? इनमें से कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। कुषाणों का इतिहास जानने के स्रोत क्या है? किताब में लिखा है तुम्हारी, दो स्रोत है, दो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं।
एक है इंस्क्रिप्शन और दूसरा है टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। इंस्क्रिप्शंस और टेक्सचुअल ट्रेडिशंस यानी कि अभिलेख और जो ग्रंथीय परंपराएं। इसके अलावा दो और देखे थे तुमने अभी, सिक्के और मूर्तियां। 4 स्रोत हो गए, इनका इतिहास जानने के 4 स्रोत हो गए, इंस्क्रिप्शन, टेक्सचुअल ट्रेडिशन, कॉइन्स एंड स्कल्पचर। तो ये तो इनके स्रोत हो गए जानने। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न, गुप्त शासकों का इतिहास जानने के स्रोत कौन से? गुप्त शासकों का इतिहास जानने के स्रोत कौन से? अबे लिख लिया करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है, बराबर ही है क्लास नोट्स में। एक ही चीजों में बार बार नहीं जाता हूं, टाइम इतना नहीं है। तो गुप्त शासकों का इतिहास जानने के स्रोत कौन से? और यहां पर लिखा हुआ है पेज नंबर 36 के लास्ट में, इसमें बता रखा है, एक तो लिटरेचर साहित्य, दूसरा है कॉइन्स, तीसरा है इंस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग प्रशस्तीस। इंस्क्रिप्शंस यानी प्रशस्तीस, और प्रशस्ति में भी उदाहरण बता दोगे। प्रयाग प्रशस्ति हरिशरण ने लिखी है, किसकी प्रशंसा में? समुद्रगुप्त की। किसकी प्रशंसा में लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति किसकी प्रशंसा में लिखी? शिवांगी 10 बार बता दिया फिर भी ये सो रही है। हाँ भाई तू बता, उसकी उसकी बात को। हाँ भाई अब समझ में आ गया। ये क्लास में बैठ के सोना मना है, जो मैं बोल रहा हूँ ना दिमाग खोल के उस चीजों को सुना करो, बैठ जाओ। और इसीलिए तुम्हारा ये साथ साथ वीडियो बनाता हूँ, घर जाकर ये वीडियो भी देखा करो, बार बार देखोगे तब चीजें समझ में अच्छे तरह से दिमाग में बैठेंगी। तो इस तरह से हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी बात कर ली। तो ये सब था। और पेज नंबर 37 पर ही एक बॉक्स दे रखा है, एक जो सोर्स है, इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति में देखो क्या लिखा समुद्रगुप्त के बारे में, जो पैराग्राफ जो आपका बॉक्स है उसमें तो पूरी प्रशंसा की है, देखो कितना महान है, कितना देवता की तरह है। तो पेपर में यही पैराग्राफ आ सकता है जो मैंने बताया ना, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 में जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यही पैराग्राफ आ सकता है। प्रयाग प्रशस्ति का पैराग्राफ ही निकाल के दे देंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की प्रशंसा की गई है? रुक जाओ, हाँ भाई महक तू खड़ी हो। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की प्रशंसा की गई है? किसकी प्रशंसा? हरिशेन राजा था। मैं पूछा किस शासक की प्रशंसा की गई है? बताओ फातिमा। समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई। तो यही तो सब बातों को ध्यान रखना है, बैठ जा। इसी को तो कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिससे पता चले तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है। रटने वाली सब चीजें खत्म हो गई हैं, जो तुमने अपना बहुत ध्यान से क्लास में बैठकर चीजें समझिए, सीखिए, किताब पढ़कर चीजें सीखिए, समझिए, तुम कितने अच्छे ढंग से उन्हें समझ पाए, ये जानने के लिए क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त के प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। और हाँ भाई पीछे हर्षित खड़ा हो जा। ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी किसने? हरिशेन। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा। अब इस पर एक बड़ा क्वेश्चन जो है 3 नंबर का भी पूछ सकते हैं, 8 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे सब। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है हमारे लिए, मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद के काल में, मौर्योत्तर काल में दैविक राजा की अवधारणा किस प्रकार विकसित हुई? मौर्योत्तर काल में दैविक राजा की अवधारणा
किस प्रकार विकसित हुई। और अब इंग्लिश में, हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन किंगशिप, हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन किंगशिप, how did the concept of divine kingship develop in the post-Mauryan period? In the post-Mauryan period, how did the concept of divine kingship develop in the post-Mauryan period? तो in the post-Mauryan period, हाँ भाई ध्रुव खड़ा हो जा। अब इस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या जवाब देगा तू? कुषाण के बारे में क्या क्या बताएगा? उन्होंने ऐसे कॉइन्स बनाए जिसमें उन्होंने एक तरफ राजा और दूसरी तरफ देवता का चित्र बनाया, जो दिखाने के लिए कि राजा देवता के समान। और स्कल्पचर बनाए। स्कल्पचर में कैसे बनाए? जैसे हम देख रहे हैं कि जो मथुरा में माठ जो गांव है, वहां पर उनको ये इतना बड़ा जो स्कल्पचर मूर्ति मिली थी, तो ये अपने आप को राजा के रूप में, भगवान के रूप में दिखाने के लिए वो बड़े बड़े मूर्तियां बनवाते थे राजा। और इसके अलावा देवपुत्र जैसा टाइटल लेते थे, तो अपने आप को दिखाने के लिए। फिर उसके बाद गुप्तों के बारे में क्या बताओगे? गुप्त अपने आप को देवता के रूप में दिखाने के लिए अपने दरबारी कवि रखते थे, जो अपने शासकों की बड़ी बड़ी प्रशंसा करते थे, जिससे वो देवता के रूप में दिखाई थे। जैसे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, और उस हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, उसे भगवान जैसा बताया। तो इस तरह से इन दोनों उदाहरणों के द्वारा तुम बताओगे कि मौर्यन पीरियड के बाद, मौर्यों के बाद किस तरह से कुषाणों ने और गुप्तों ने किस प्रकार से राजा को देवता के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। बैठ जाओ। तो इस तरह से हमने ये सब देखी। अब आते हैं हम अगले, अब हम आते हैं पेज नंबर 38 पर, 38 पेज नंबर, और वो है सेगमेंट 5, अ चेंजिंग कंट्री साइड। चेंजिंग कंट्री साइड, हाँ भाई, चेंजिंग कंट्री साइड यानी बदलता हुआ देहात। उसमें 5.1 पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स, हेडिंग डाल दिया करो तुरंत। चेंजिंग कंट्री साइड में 5.1 पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। अब हम इस पर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राजाओं ने तो अपने आप को देवता दिखाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने प्रशस्तियां लिखवाई अपनी प्रशंसा में, उन्होंने सिक्के बनवाए, मूर्तियां बनवाई, देवपुत्र जैसे टाइटल लिए, ताकि दिखाई दे कि हम बहुत अच्छे, बड़े महान हैं। लेकिन ये तो राजा का वर्जन है ना, कि राजा अपने आप को कैसे पेश कर रहा है। लेकिन जनता उसे किस रूप में देखती थी, ये कैसे पता चले? ये जानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि राजा के पास तो पैसा है, उसके पास तो संसाधन है, वो तो अपने दरबारी कवि रख सकता है अपनी प्रशंसा करवाने के लिए। वो तो पैसे वाला है, तो अपनी मूर्तियां बनवा सकता है, सिक्के ढलवा सकता है अपने आप को महान दिखाने के लिए। उनका परसेप्शन, राजाओं का परसेप्शन तो हमें दिख जाता है। लेकिन जनता तो गरीब होती है, कामकाजी होती है, वो तो पूरे दिन मेहनत करते खेत में, और मजदूरी करते हैं, दूसरे और सब लोग काम करते हैं पूरे दिन भर। उनके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो, और ना इतना समय, ना वो पढ़े लिखे होते कि अपने बारे में प्रशंसा लिखे, राजा के बारे में कुछ लिखे। आम आदमी तो कुछ नहीं लिखता, केवल राजा अपनी प्रशंसा लिखवाता, आम आदमी तो कुछ नहीं लिखता। तो फिर आम आदमी राजा को कैसे देखता था, ये पता लगाना मुश्किल होता है। तो फिर हिस्टोरियन कैसे आम आदमी का परसेप्शन पता लगाते हैं कि ये राजा के बारे में क्या सोचता है। तो इसे जानने के लिए एक उपाय खोजा इतिहासकार। उन्होंने जो लोकप्रिय साहित्य, यानी जो आम जनता के द्वारा, जो राजाओं ने नहीं लिखवाया, जो जनता ने अपनी कथा कहानियां गढ़नी है, लोक कथाएं, उनको देखकर वो पता लगाते हैं कि आम जनता राजा के बारे में क्या सोच रही है। तो ऐसी दो कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं
एक है पंचतंत्र, जो बचपन में शायद तुमने पढ़ी हुई हो, पंचतंत्र की कहानियां जो, और दूसरी है जातक कथाएं, जो बौद्ध धर्म की कथाएं हैं, बौद्ध भगवान के विभिन्न जन्मों की कथाएं। तो इतिहासकार पंचतंत्र और जातक कथाओं जैसे लोक साहित्य का अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि आम जनता की नज़र में राजा का रूप क्या है। तो जैसे तुम्हारे पे इसी 5.1 में एक जातक कथा दे रखी है, गंधतिंदु जातक, अंडरलाइन करो, गंधतिंदु जातक, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है गंधतिंदु जातक। तो गंधतिंदु जातक में कहानी है जिसमें एक राजा अपने आप को बड़ा महान समझता था, लेकिन उसने एक बार सोचा कि देखूं जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। तो वो भेष बदल के जनता के बीच में घूमने गया, ये कि पता चले जनता मेरे बारे में क्या सोच रही है। तो वो जहाँ भी जाता, एक बुढ़िया के पास गया, किसान के पास गया, किसी के पास गया, सब राजा की बुराई करते हुए मिले कि ये राजा बड़ा अत्याचारी है, बहुत टैक्स लेता है, बड़ा अत्याचार करता है, और हम तो इसके अत्याचार की वजह से गाँव छोड़ के जंगल भाग जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आम लोगों के मन के राजा अपनी प्रशंसा खूब कर रहे थे, बड़े बड़ी प्रशस्तियाँ लिखवा के, मूर्तियाँ बनवा के, सिक्के ढलवा के, लेकिन आम जनता की नज़र में राजा अत्याचारी होते थे क्योंकि वो बहुत सारा टैक्स देते। तो ये कहाँ से पता चला? पंचतंत्र और जातक कथा से। तो राजाओं का बारे में जनता का परसेप्शन कहाँ से पता चलता है? लोक साहित्य से। और लोक साहित्य कौन सा? जैसे पंचतंत्र और जातक कथा। तो इस पर एक क्वेश्चन है, इतिहासकारों द्वारा राजा के बारे में आम जनता, इतिहासकारों द्वारा राजा के बारे में आम जनता का दृष्टिकोण जानने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है? राजा के बारे में आम जनता का दृष्टिकोण जानने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है? अब इंग्लिश में, व्हाट स्ट्रेटेजी was used by the historians? What strategy was used by the historians? What strategy was used by the historians to know the popular perceptions of kings? Popular perceptions of kings. तो इसके उत्तर में जो जो 5.1 में पूरा पैराग्राफ है, इसका उत्तर पॉइंट वाइज बना के लिखो, जिसमें पंचतंत्र जातक कथाओं के बारे में लिखोगे, गंधतिंदु जातक के बारे में लिखोगे, ये सब चीज़ लिखोगे। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।